2016 में एक YouTube चैनल था और 2025 में आज 40,000 करोड़ की कंपनी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, सत्य घटना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अलख पांडे और उनकी कंपनी फिजिक्स वाला की। स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स वाला पे। अरे तुम एक अलख पांडे लेकर जाओगे, हम यहीं पर 10,000 अलख पांडे खड़ा करके दिखाएंगे। जहां इनके कॉम्पिटिटर महंगे महंगे कोर्स बेच के भी लॉस में है, ये उनसे 5-10 गुना सस्ते कोर्स बेच के भी प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं। जहां एडटेक इंडस्ट्री में आग लगी हुई है, बायजू बर्बाद हो गया, अनअकैडमी लॉस में चल रहा है, कई स्टार्टअप बंद हो गए, कई बिक गए, वहां भाई साहब फुल ग्रोथ मोड में चल रहे हैं और आईपीओ की तैयारी कर रहे हैं। आखिर कैसे किया 9 साल में इतना कुछ, कैसे पहुंच गए यहाँ तक, क्या रही इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी और अब आगे क्या करने वाले हैं, कितना रेवेन्यू कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, अभी भी प्रॉफिट ही है, फंडिंग मिलने के बाद लॉस हो गया, सब बताएगा आपका राहुल। और हाँ, सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं बताऊंगा, अभी जो कंपनी में नेगेटिव चल रहा है, जो रिस्क फैक्टर है, उस पर बात करेंगे। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया ये तो अगला बायजू होने वाला है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फंडिंग मिलते ही विजन बदल गया, कुछ लोग कह रहे हैं ऑनलाइन में कमा लिया होगा भाई साहब, ऑफलाइन में क्या करेगा, ऑफलाइन में तो दिक्कत आएगी, कॉम्पिटिटर छोड़ेंगे थोड़ी। तो इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, ये क्या सच है या गलत है, क्या ये बायजू बनेगा नहीं बनेगा, तो आज के वीडियो में फिजिक्स वाला की शुरुआत से लेके सक्सेस तक, उसके सक्सेस फॉर्मूला से लेके रिस्क फैक्टर तक, और बाजार में जो सभी आरोप चल रहे हैं, कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पे सब पे बात करेगा आपका भाई राहुल। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं इस केस स्टडी की शुरुआत। पूरी केस स्टडी को बांटा है 5 चैप्टर में। पहले चैप्टर में बात करेंगे कहां से चालू हुआ, यहां तक कैसे पहुंचा। सेकंड में उसके फाइनेंशियल हालत क्या है, उस पर बात करेंगे। थर्ड में उसके सक्सेस फैक्टर, चौथे में उसके रिस्क फैक्टर, और फाइनली मैं अपना कंक्लूजन दूंगा कि फिजिक्स वाला के बारे में मैं ओवरऑल क्या सोचता हूँ। कहानी शुरू होती है एक छोरे से जो था गंगा किनारे वाला। मैं बात कर रहा हूँ अलख पांडे की, जो की इलाहाबाद से आते हैं। हर मिडिल क्लास फैमिली की इच्छा होती है जो लड़का पढ़ लिख जाए, इंजीनियर बन जाए, काम बढ़िया हो जाए। इनकी भी थी, और उसका रास्ता जाता है IIT JEE की कोचिंग से, लेकिन वो करने के पैसे नहीं थे, वो सपना सपना ही रह गया। फिर जैसे तैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन तो लिया, बट वो उसको पूरा करने के पैसे नहीं थे, तो सेकंड ईयर में ड्रॉप ले लिया। अब ड्रॉप ले लिया, भैया कुछ तो करना जीवन में, तो बोले काम करते हैं, घर वालों को कैसे सपोर्ट करें। 11वीं क्लास से बच्चों को पढ़ाने की आदत थी, तो बोले यार चलो बच्चों को पढ़ाते ही हैं। तो एक कोचिंग ज्वाइन की 5,000 रुपए महीने पे, और वहां बच्चों को सिखाने लगे फिजिक्स। ये खुद IIT JEE नहीं कर पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, लेकिन फिजिक्स से इतना प्यार था, इतनी समझ थी कि बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट थे उनको आसानी से समझा देते देसी भाषा में। तो बच्चों को मजा आने लग गया, बच्चों का रिजल्ट क्रिएट होने लग गया, बच्चों को फिजिक्स का डर दूर हो गया, फिजिक्स से प्यार हो गया। तो जब लोगों ने फीडबैक दिया कि सर मजा आ गया, तो इन्होंने कहा यार ये मजा मैं बाकी लोगों को भी देना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मान लो IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं, मेरे जैसे मैं नहीं कर पाया, ऐसे कई होंगे जो और भी नहीं कर पाते होंगे, और कई लोग ऐसे हैं जो कोचिंग की फीस भी नहीं दे पाते। क्या करूं? तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, कुछ वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, YouTube पे डाल देते हैं, ताकि बच्चे वहां से पढ़ लेंगे जो पैसे नहीं दे सकते। 2016 में 30,000 रुपए की सेविंग से एक व्हाइट बोर्ड, एक मार्कर, एक कैमरा और एक सपना कि सबको फिजिक्स सिखानी है, उस सपने के साथ चालू हुआ YouTube चैनल फिजिक्स वाला। और ऐसा नहीं था कि अरे चालू हुआ और अगले दिन से धूम धड़ाका हो गया, नहीं वैसा। आप शुरुआती वीडियो देखना, मेरे एडिटर साहब लगाना कि किस तरह से वो वीडियोस बने थे, किस तरह से चीजें बनी थी। अब ऐसा नहीं था कि भाई जादू हो गया एक रात में। अब दिन में तो वो जाके कोचिंग में उनको पढ़ाना ही पड़ता था, शाम को टाइम निकाल के पार्ट टाइम में इसको करते थे। 1 साल लगा 10,000 सब्सक्राइबर होने में। अब इस समय तक ये पार्ट टाइम ही पढ़ा रहे थे, लेकिन अब एडसेंस से इनकी इनकम चालू हो गई 8,000 रुपए महीने की। इन्होंने कहा 8,000 महीना अगर YouTube ही दे रहा है, तो मैं सुबह क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं इसी पे फुल टाइम कर लेता हूँ। जब पार्ट टाइम में 8,000 है और पार्ट टाइम में इतने लोग सीख रहे हैं, तो फुल टाइम में और कर लेंगे। ये आ गए फुल टाइम। फुल टाइम का असर ये हुआ कि मात्र 2 साल में 2019 तक इनके टोटल हो गए 2 मिलियन यानी 20 लाख सब्सक्राइबर। और बच्चों के बीच में वो इमेज बन गई जैसे सुपर 30 के आनंद कुमार की थी ना कि यार गरीब बच्चों का मसीहा, वो वाली इमेज बन गई थी इनकी। लेकिन तब तक तो भैया YouTube चैनल ही था। फिर इस कहानी में जो जय है, इसको मिला इनका वीरू प्रतीक माहेश्वरी, जो कि IIT BHU से थे। उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, चैनल से क्या होगा, अपन एक कंपनी बनाते हैं, स्टार्टअप बनाते हैं, ऐप बनाते हैं, उस पर काम करेंगे। उन्होंने 2019 में ऐप पे काम चालू कर दिया और मई 2020 में ऑफिशियली फिजिक्स वाला ऐप लॉन्च कर दिया। और आप ये नोटिस करना, मार्च 20 में कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन लगा था। कुछ लोग YouTube पे पहले आते थे, लेकिन अब जब पूरा ही बंद हो गया तो बहुत सारे लोग YouTube पे आए, और इस वजह से इनका क्रेज और इनका जो नाम था वो और बढ़ने लगा। और जो फिजिक्स वाला का ऐप लॉन्च हुआ था ना, पहले दिन ऐप क्रैश हो गया था, क्योंकि पहले दिन इतने बच्चे आ गए कि इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतने बच्चे आएंगे क्या। अगर मैं बोलूं ऐप लॉन्च से अपन स्टार्ट करते हैं, तो मई 2020 ऑफिशियल शुरुआत थी फिजिक्स वाला की।
अब बात करते हैं चैप्टर 2 फाइनेंशियल गिग। यह शुरुआत तो हो गई, फिर कितना पैसा कमाया, क्या किया, कहां पहुंच गए, देखे तो सही। आओ चैप्टर 2 में। 2022 में जहां बड़े से बड़ा एडटेक लॉस किया जा रहा था करोड़ों का, वहां पे फिजिक्स वाला ने कमाया प्रॉफिट। 2022 में जहां एडटेक को नुकसान होना चालू हो गया, क्योंकि धीरे धीरे सब बाजार खुल गए, ऑफलाइन खुल गए, तो ऑनलाइन में स्टूडेंट घटने लगे, सब्सक्राइबर रेट कम होने लगा और सब लॉस में थे। कोई सेंटर बंद कर रहा है, कोई एम्प्लॉय निकाल रहा है, सब लॉस में चल रहे हैं, इन्वेस्टर परेशान है। उस समय फिजिक्स वाला 2022 में करता है 234 करोड़ का टर्नओवर और 98 करोड़ का प्रॉफिट, यानी 42% मार्जिन। और 2022 में ओनली स्टार्टअप इन एडटेक जो प्रॉफिटेबल था, सब लॉस में थे। ऑनलाइन स्पेस में अकेला बंदा जो प्रॉफिटेबल है और अकेला बंदा जिसके पास कोई फंडिंग नहीं है। अब ये सारी चीज देखते हुए कि यार एडटेक में एक ही कंपनी है, वो भी प्रॉफिट कर रही, क्या गजब कर रही, क्या दुनिया पागल है इसके पीछे। तो फिर इन्वेस्टर आगे से आए और पहली फंडिंग मिली $100 मिलियन, यानी 800 करोड़ रुपए की, एट अ वैल्यूएशन ऑफ 1.1 बिलियन, यानी 10,000 करोड़। यानी लॉन्च के 25 महीने के अंदर अंदर ये बन गए यूनिकॉर्न विद अ वैल्यूएशन ऑफ 10,000 करोड़। जब ये पैसा आया तो इससे ऑफलाइन प्रेजेंस बढ़ाने लगे और चीजें करने लगे। उसका इंपैक्ट क्या हुआ अगले साल 2023 में? देखो क्या हुआ। 2023 में टर्नओवर तिगुना बढ़ गया, 234 करोड़ से पहुंच गए 744 करोड़, तिगुनी ग्रोथ। उस समय भी प्रॉफिटेबल थे, 9 करोड़ का प्रॉफिट था। फिर बाद में कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के थ्रू बाद में कहा कि नहीं भैया उस साल 84 करोड़ का लॉस हुआ, लेकिन कंपनी कह रही है कि भैया अकाउंटिंग लॉस था, एक्चुअल लॉस नहीं था। ये अकाउंटिंग लॉस एक्चुअल लॉस मैं लास्ट में समझाऊंगा आपको। 2024 में यहां से टर्नओवर 744 करोड़ से फिर तिगुना ले गए, टोटल टर्नओवर होगा 1940 करोड़। लेकिन हाँ, यहाँ पे वही स्टार्टअप वाली बात हुई जो हम कहते हैं ना कि जब स्टार्टअप आता तो लॉस होता है। यहाँ 1940 करोड़ के टर्नओवर पे लॉस हो गया 1158 करोड़ का। कंपनी अगेन कह रही भैया अकाउंटिंग लॉस है, एक्चुअल लॉस नहीं है। आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, डोंट वरी, आपको लास्ट में सब समझाऊंगा। देखो भाई, इन्वेस्टर की कैपिटल का यही असर होता है। जब तक धंधा फाउंडर के हाथ में रहता है, वो कहता है मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, कोर एरिया पे फोकस करूंगा और प्रॉफिट कमाऊंगा। साहब मुझे तो प्रॉफिट चाहिए। इन्वेस्टर आके बोलता है प्रॉफिट तो आते रहेंगे बाद में, तो ग्रोथ पे ध्यान दे, तू तो आगे बढ़, पैसा चाहिए तो मुझे बता, मैं बैठा हूं ना। और 800 करोड़ आ चुका था 22 में, और अभी ये 2 साल के बाद क्या हुआ पता है? फिर आया पैसा। सितंबर 2024 में कहा भैया 210 मिलियन लोग, यानी लगभग 1800 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट हुए। लेकिन अब की बार वैल्यूएशन हुई 2.8 बिलियन, यानी लगभग 25,000 करोड़। देखो, 0 से 25 महीने में 10,000 करोड़ का आदमी, वहां से 27 महीने में 25,000 करोड़ की कंपनी। इस साल कंपनी के फिगर अभी ऑफिशियल नहीं हुए, पर मोटा मोटा जो सुनने में आ रहा है कि टर्नओवर फिर बढ़ा के 3,000 करोड़ टर्नओवर कर लिया है। लॉस इन्होंने 80% तक कम कर लिया है। एक्चुअल फिगर अभी आने बाकी है, लेकिन आईपीओ के लिए फाइल कर चुके हैं और आईपीओ आ रहा है लगभग 4 से 5 बिलियन, यानी 40,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे। और ये अब की बार बाजार से उठा रहे हैं 4 से 5,000 करोड़। और अगर ये हो जाता है तो इंडियन एडटेक स्पेस की पहली कंपनी होगी जो कि लिस्ट हो रही है शेयर बाजार पे। एक बार आप इसको इस तरह से देखिए, अगर मान लो आने वाले 6 महीने में आईपीओ आ जाता है मई 26 के आसपास, तो एक बार सोचना, एक इलाहाबाद का लड़का जिसके पास आईआईटी की तैयारी करने के, एंट्रेंस एग्जाम तैयारी करने के पैसे नहीं थे, 2016 में एक यूट्यूब चैनल चालू किया, मात्र 4 साल में उसको ऐप में कन्वर्ट कर दिया और उस ऐप आने के मात्र 6 साल में स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो गया, वो भी 40,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे। तो ये कहानी हमेशा याद रखना कि भाई साहब 10 साल में पता नहीं आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। अगला जीवन के आपके 5 साल 10 साल आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये मत सोचना अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। दुनिया में सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने YouTube से यूनिकॉर्न बनाया। दुनिया में है मिस्टर बीस्ट और इंडिया में है अलक पांडे। वैसे फन फैक्ट, अनअकैडमी भी YouTube पे स्टार्ट हुआ था, वो भी यूनिकॉर्न बन गया था। आज भी टेक्निकली यूनिकॉर्न ही है, लेकिन उसको अगर देखें तो वो लॉस में चल रहा है और पता नहीं कंपनी बंद हो सकती है, बिक सकती है या यूनिकॉर्न स्टेटस जा सकता है, इसलिए मैं उसको इंक्लूड अभी नहीं कर रहा हूँ। अलक पांडे और फिजिक्स वाला के स्टोरी में आगे क्या होता है उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर सब कुछ सही गया जैसा चल रहा है तो आपकी आंखों के सामने एक लेजेंड को बनते हुए आप देख रहे हो। और इसलिए मैं अलक पांडे और उनके मिशन से पूरी तरह इंस्पायर्ड हूं भाई साहब, क्योंकि अब इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। आज तक इस कंपनी ने प्राइवेट इन्वेस्टर ने पैसे लगाए, क्या लगाए, क्यों लगाए, वो जाने और फिजिक्स वाला जाने, लेकिन क्योंकि अब ये रिटेल इन्वेस्टर के पास आ रहा है, आपके और हमारे पास आ रहा है बाजार में पैसे लेने, तो दिल से हम इंस्पायर है, लेकिन पैसा लगाने से पहले दिमाग लगाना जरूरी है। तो अभी अपन इस कंपनी का एनालिसिस करते हैं कि क्या सक्सेस फैक्टर थे जिसकी वजह से इतनी बड़ी बनी, ताकि हमको पता पड़े इन्वेस्ट करना है कि नहीं, और फिर ये भी देखें कि रिस्क फैक्टर क्या है। दिल दिमाग दोनों की सुननी पड़ेगी। इंस्पायर होना अच्छी बात है, लेकिन पैसे की बात है, थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे।
टोटल 7 ऐसे फैक्टर है जिनकी वजह से फिजिक्स वाला इतना सक्सेसफुल स्टार्टअप है। अफोर्डेबल प्राइसिंग, जब ये तैयारी करने खुद गए, इनके पास पैसे नहीं थे, कर नहीं पाए, मन में मलाल रह गया, तो उनका ये मलाल है तो भैया बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे जैसे जो नहीं कर पाते होंगे उनके लिए सस्ते कोर्स लॉन्च करूंगा। तो उस समय पे जहां पे बाकी कंपटीशन इन नीट या IIT JEE की तैयारी के लिए 50,000 70,000 लाख रुपए ले रहा था, इन्होंने फर्स्ट कोर्स लॉन्च किया 999 रुपए में। और उसके बाद भी बहुत सारे इन्होंने कोर्स लॉन्च किए, कोई 1000 का, कोई 2000 का, कोई 4000, कोई 5000। और अभी भी अगर इनके जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है उनकी एवरेज प्राइस देखो एंट्री लेवल पे तो 3,500 के आसपास ही आती है। इन्होंने खुद अभी रिसेंटली बयान दिया है कि भैया मेरे एंट्रेंस लेवल के जितने भी कोर्सेज हैं 5,000 के अंडर रहेंगे हमेशा। तो बाजार में जो भी सेटल प्रैक्टिस है, जो कंपटीशन है, उससे 1/10 कॉस्ट पे कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। लोगों ने कहा चलो ऑनलाइन में तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, ऑफलाइन में करो तो बजाय। लेकिन जब इन्होंने ऑफलाइन सेंटर खोलने चालू किए, कोटा में गए, बाकी सब जगह भी गए, वहां भी ओरिजिनल कंपटीशन जहां मौजूद है उसके कंपैरिजन में 60% तक सस्ते कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो ये फिजिक्स वाला की सबसे बड़ी यूएसपी है। सेकंड यूएसपी है स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। कोर्स सस्ता है, इसका मतलब ये नहीं कि भैया आफत काट दो, कुछ भी दे दो, कौन सी क्वालिटी क्यों मेंटेन करनी है। सस्ता कोर्स है लेकिन क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। यहाँ ऑनलाइन क्लास जो लेते हैं, कोई ऐसा नहीं कि अच्छा वो सस्ता कोर्स है किसी भी टीचर से करवा दो, बेस्ट टीचर के द्वारा ऑनलाइन कोर्स होता है। कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं तो फिजिकल सेंटर भी आजकल उन्होंने ओपन कर दिए। टेस्ट सीरीज या ऑनलाइन इनको मिल जाती है, डाउट सॉल्विंग के सेशंस ऑनलाइन इनको मिल जाते हैं। यूट्यूब पे फ्री वीडियो की लाइब्रेरी है, इनके ऐप पे भी 80-90% कोर्स ऐसे हैं जो कि फ्री में पड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट को पढ़ने को बहुत कुछ मिलता है, फ्री में भी, अफोर्डेबल रेट में भी, और सपोर्ट भी पूरा मिलता है क्योंकि ये खुद स्टूडेंट रहे हुए हैं। उस स्टूडेंट के दर्द जानते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए कंपनी बनाई है, तो सारी चीजें अपने आप सॉल्व की है। थर्ड फैक्टर जो इनकी सफलता में भूमिका निभाता है वो है इनका फोकस भारत पे है। बाकी सारे अटैक जो कोचिंग वाले हैं वो कहते हैं हम तो मोटी फीस चार्ज करेंगे, तो मोटी फीस चार्ज करेंगे तो भैया बड़े बड़े शहरों में इनके ऑफिस होते हैं और बड़े बड़े शहरों के जिनके पैसे वाले लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं। इन्होंने कहा भैया मैं तो सस्ता लॉन्च करूंगा। तो जो Tier 2, Tier 3, Tier 4 जो आज तक ऐसे लोग थे कि यार हमने कभी IIT के बारे में सोच ही नहीं सकते, इतनी महंगी फीस हम क्या करें, इसके चक्कर में वो लोग जो भारत से बिलोंग करते थे वो भी आए और वो जुड़ गए, और उनकी संख्या कहीं ज्यादा है Tier 1 या मेट्रो लोगों से। तो हाई प्राइस में टेक्निकल कंटेंट था तो भैया शहर के लोग आ रहे थे, बड़े शहर के लोग आ रहे थे। लेकिन अब क्योंकि देसी कंटेंट है, हिंदी में कंटेंट है, तो आम आदमी भी जुड़ने लग गया है और संख्या बहुत बड़ी हो गई है। ऑफलाइन मार्केट की भी बात करें तो शुरुआत के कुछ सेंटर ने कोटा वगैरह मेट्रो सिटीज में या जहां पे इनको लगा कि यार भीड़ है वहां डाले, पर 80% से ज्यादा सेंटर ऐसी जगह डाल रहे हैं जहां कोई बड़ा कंपटीशन आता ही नहीं है। छोटी छोटी जगह जहां पे बड़ा कंपटीशन कहता है यहाँ क्या मजा है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, वहां भी सेंटर खोल देते हैं। ये इनको एक एज मिला है। चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से सब कुछ टिका हुआ है वो है स्टूडेंट का ट्रस्ट। क्योंकि अलग सर ने शुरुआत में 3-4 साल फ्री में पढ़ाया तो स्टूडेंट को ट्रस्ट आया कि भैया फ्री में पढ़ा रहा है, इसका कोई एजेंडा नहीं है, तो एकदम जेन्युइन बंदा है। और ये टीचर जैसे नहीं पढ़ाता है तो बड़े भाई जैसे पढ़ाता है, और या तो बिना पैसे लिए पढ़ा रहा है यानी हमारी मदद भी कर रहा है। और फिर उसके बाद जब कोर्स लॉन्च किए पेड तो वो भी अफोर्डेबल लॉन्च किए, तो भरोसा और मजबूत हो गया कि यार तो अपना आदमी है। और इसके अलावा बहुत सारा कंटेंट ऐप पे और यूट्यूब पे फ्री डाल रखा है, तो बच्चे कहते हैं यार ये बंदा जेन्युइन है, इसके मन में पाप नहीं है। कई ऐसे केसेस हैं बच्चों की फीस माफ कर देते हैं, और कई ऐसे जो छोटे छोटे लोग, कोई रिक्शे वाले का बेटा, कोई झोपड़ी में रहने वाला बेटा, इन लोगों ने जब नीट क्लियर किया या IIT क्लियर किया, उनकी स्टोरीज इन्होंने और ज्यादा वायरल की, तो स्टूडेंट को और भरोसा आ गया कि यार ये बंदा कुछ कर सकता है। तो इनकी इमेज सेलिब्रिटी या मसीहा वाली या रॉबिनहुड वाली इमेज है। और उन्होंने कई ऐसे गरीब बच्चे जो PW से बढ़ के उन्होंने सफलता प्राप्त की, उनकी स्टोरीज बहुत सारी वायरल हुई, तो इनकी इमेज रॉबिनहुड की या मसीहा वाली बन गई, इसने PW को बहुत सपोर्ट किया। ये खुद अपने आप में एक सेलिब्रिटी बन गए। अब एक सवाल आता होगा आपके मन में, मेरे भी मन में आया था ड्यूरिंग द रिसर्च, कोई बंदा 1 लाख का कोर्स लॉन्च करके भी प्रॉफिट में नहीं आ पा रहा, ये कह रहा मैं तो 5,000 का लॉन्च करूंगा और प्रॉफिट में आ जाऊंगा, ये कैसे हो गया साहब? सोच रहे होंगे आप भी, मैं बताता हूं कैसे हो गया। देखो किसी भी स्टार्टअप की सबसे बड़ी कॉस्ट होती है मार्केटिंग, कि भाई साहब हमारे पास बंदा आए तो सही। उसके लिए क्या करते हैं स्टार्टअप, कोई सोशल मीडिया पे ऐड चलाता है, कोई सेलिब्रिटी हायर करता है, कोई स्पॉन्सरशिप करता है। जैसे एग्जांपल आपको बताता हूँ, 2022 में बाइजू का मार्केटिंग बजट था 4,100 करोड़, टोटल रेवेन्यू का 81% सिर्फ इसमें लगा दिया था। अनअकैडमी का मार्केटिंग बजट था 550 करोड़, टोटल रेवेन्यू का 61% इसी में लगा दिया था। फिजिक्स वाला का टोटल मार्केटिंग बजट था 11 करोड़, और टोटल अगर मैं इनके रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू का 5%। तो आप बोलोगे यार ये 81% खर्च कर रहा है, 61 कर रहा है, ये 5 ही कैसे कर रहा है? ये कह रहा है मुझे मार्केटिंग की जरूरत ही क्या है, मेरा फनल कितना मजबूत है ये तो देखो। बाइजू को सेलिब्रिटी रखने की जरूरत है, मैं तो खुद ही सेलिब्रिटी हूँ। इनके चैनल पे फ्री कंटेंट देने के चक्कर में मिलियंस ऑफ लोग, लाखों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। मल्टीपल चैनल है, उस पे लाखों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो सब फ्री में आए, इनकी क्लास देख रहे हैं, कंटेंट है, जुड़े हुए हैं,
पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तो जब कोर्स लॉन्च होता है वही लोग ले लेते हैं। मार्केटिंग की कहाँ जरूरत आ रही है आज की डेट में? अगर मैं आपसे बात करूं तो इनका जो मेन चैनल है फिजिक्स वाला, जो शुरुआती चैनल था, उसके 13.8 यानी 1 करोड़ 38 लाख सब्सक्राइबर है। उसके अलावा अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीजों के 44 से ज्यादा चैनल है जिसपे 5 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब भी नहीं करते पर कंटेंट तो देखते हैं। अगर इस समय आप YouTube पे कंटेंट देख रहे हो तो मेरे लगभग 70 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन अगर मैं मेरे कंटेंट का एनालिसिस करता हूं तो 35% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने देखा है, सब्सक्राइब किया है। 65% लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। यानी मेरी कैपेसिटी देखा जाए तो 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। कर दो यार। तो उसी तरह फिजिक्स वाला के इतने करोड़ों तो सब्सक्राइबर है, तो इससे 2-3 गुना ज्यादा ऐसे होंगे जो सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा। तो जब भी कोर्स लॉन्च करते हैं तो मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, काम हो जाता है। तो मार्केटिंग की कॉस्ट ही बच गई तो काम हो गया ना। प्लस जो स्टूडेंट आते हैं उसको पसंद आता है, वो कहते हैं अपने दोस्त को, अरे तू कहाँ लाख रुपए दे रहा है, तू ये कर ले, तो वर्ड ऑफ माउथ भी फैलता है। तो पहली बार में मान लो 10,000 बच्चों ने ज्वाइन किया, उनको मजा आया, वो 20,000 को वही ज्वाइन करवा देते हैं। क्या करेगी मार्केटिंग? तो इसका एग्जांपल देखना, जब इन्होंने ऐप लॉन्च किया था उस ऐप पे आज की डेट में 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है और उस ऐप की रेटिंग अभी राइट नाउ जो मैंने स्टडी के लिए चेक किया 4.6 थी। मेरे को पता चला पहले 4.8 भी रहा करती थी। सोचो ऐसा ऐप जिसको करोड़ों लोग काम में ले रहे हैं, किसी को कोई भी दिक्कत आती है फट से रॉन्ग रेटिंग कर देता है, लेकिन 4.6 रेटिंग, वो भी 11 लाख स्टूडेंट के द्वारा। ये प्रूव करता है कि भाई स्टूडेंट को मजा आ रहा है, क्वालिटी मिल रही है, खुश है। छठी चीज जो इनकी सफलता का राज है वो है क्वालिटी ऑफ टीचर। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आसानी से समझाएंगे, हंसी मजाक करते हुए और बॉन्डिंग बनाते हुए। टीचर वाली बात नहीं, बड़े भाई वाली बात होगी। इसी कॉन्सेप्ट पे इन्होंने बाकी टीचर को भी सिलेक्ट किया। आजकल अलग पांडे खुद नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जितने भी टीचर अब पढ़ाने लगे सब में अलग पांडे की झलक दिखती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाई वैल्यू गेम खेला इन्होंने। देखो, प्रॉफिट कमाने के 2 तरीके हैं। आप है ना कुछ एकदम प्रीमियम सी चीज बनाओ, मोटा मार्जिन चार्ज करो पर कम लोग लेंगे, जैसे फरारी। और एक दूसरा तरीका क्या है कि भैया सस्ता चार्ज करो लेकिन ज्यादा लोगों को बेचो, जैसे मारुति। कपड़ों में देखो तो एक गुच्ची हो गया और एक जूडियो हो गया। इनका वाला जो मॉडल है वो जूडियो वाला मॉडल है। ये कहते हैं साहब हमको फीस कम रखनी है पर लोग बहुत सारे पढ़ाएंगे। तो 2024 तक ये 24 लाख स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं, वो भी पेड में। फ्री पढ़ लिए जो अलग है। तो कुल मिला के बात क्या है कि फीस कम है पर लोग इतने ज्यादा हैं कि रेवेन्यू भी आ जाता है, प्रॉफिट भी आ जाता है। तो ये तो हुई सारी अच्छी अच्छी बातें। ये तो वो बात है जिसकी वजह से फिजिक्स वाला आज सक्सेसफुल है, प्रॉफिटेबल है, बाजार में नाम है। लेकिन फिर दुनिया इसको अगला बायजू क्यों कह रही है? फिर दुनिया क्यों कह रही है अपने लक्ष्य से भटक गए? ये सब कहा जा रहा है क्योंकि इनकी जो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है उस पे सवाल उठ रहे हैं। अब इनकी क्या एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है, क्या सवाल उठ रहे हैं और क्या रिस्क फैक्टर है, चर्चा करते हैं अगले चैप्टर में। इनकी इस एक्सपेंशन स्ट्रेटजी पे जाने से पहले एक लाइन में समझते हैं कि क्या है। ये इंडिया में काम करते हैं, हिंदी में काम करते हैं, IIT JEE की एंट्रेंस का काम करते हैं यानी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, और ये ऑनलाइन देते हैं। ये 4 इनकी सफलता के स्तंभ हैं जिसकी वजह से ये यहाँ पे टिके हुए हैं। ठीक, अब ये इन चारों पे एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पे इनको अगला बायजू कहा जा रहा है। कैसे, एक एक करके समझते हैं। इनकी एक्सपेंशन स्ट्रेटजी का पहला पार्ट है कि भैया ऑनलाइन पे बहुत हो गया, अब ऑफलाइन में भी ध्यान देंगे। और ये ऑफलाइन सेंटर खोलने लग गए हैं और अब तक लगभग 100 से ज्यादा शहरों में 180 सेंटर खोल चुके हैं और 200 सेंटर का इनका टारगेट है। इनका इसके पीछे लॉजिक है कि नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऑनलाइन तो पढ़ लेते हैं लेकिन इनको ऑफलाइन सपोर्ट भी लगेगा। तो ऑफलाइन सपोर्ट लगेगा तो कहाँ जाएंगे? तो इन सेंटर पे आके पढ़ लेंगे। या कुछ लोग कहते हैं सर ऑनलाइन नहीं होता, हमको तो ऑफलाइन चाहिए, तो उन लोगों के लिए हमने एक ऑप्शन और दे दिया। ये इनका कहना है। इनका थीम क्या है कि जो जहाँ पे बड़े बड़े सेंटर्स हैं, मेट्रो सिटीज है, वहां पे विद्यापीठ करके बड़े बड़े सेंटर खोले जहाँ सारी सुविधाएं हैं। और जो छोटे छोटे शहर हैं वहां पे पाठशाला करके इन्होंने कुछ सेंटर खोले जहाँ पे एक बोर्ड है जहाँ पे आप आके बैठते हो और वो जो वहां से पढ़ाया जा रहा है वो यहाँ पे लाइव आ जाता है। अब आप बोलोगे सही तो है और क्या दिक्कत है? इसमें रिस्क ये बताया जा रहा है, लोग बाग इसलिए घबरा रहे हैं कि भाई ऑनलाइन के तुम मसीहा थे, ऑनलाइन में तुम प्रॉफिटेबल थे, लेकिन ऑफलाइन में जब तुम करोगे यार जगह लेनी पड़ेगी, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, किराया लगेगा, सैलरियां लगेगी, और इतना सब करके भी तुम लिमिटेड बच्चों को ही बैठा पाओगे। और जब लिमिटेड बच्चे ही तुम बैठा रहे हो और फीस भी तुम लिमिटेड ही ले रहे हो तो इतना खर्चा निभाओगे कैसे और बाकी सबके कंपटीशन में टिकोगे कैसे? ऑनलाइन तो टिक जाते, ऑफलाइन टिकना मुश्किल है, प्रॉफिट कहां से लाओगे? और ऑनलाइन की जब लड़ाई थी तब तुम जीत रहे थे, लेकिन जो पुरानी लड़ाई है वहां एलन जैसे जो पुराने प्लेयर हैं वो तो 40-50 साल से यही कर रहे हैं, उनसे कैसे भिड़ोगे? वहां तो वो राजा है। और ये सब दिख भी गया है क्योंकि जहां 98 करोड़ का प्रॉफिट था 2022 में, 2024 में 1158 करोड़ का लॉस आ गया। तो लोग कह रहे हैं कि देखो भाई हम मना कर रहे थे, तुम कर रहे हो। तो ऑनलाइन स्ट्रेंथ थी, ऑफलाइन में गए। दूसरा क्या कर रहे हैं? हिंदी स्ट्रेंथ थी, नॉर्थ इंडिया स्ट्रेंथ थी। अभी बोल रहे हैं बाकी लैंग्वेज में भी जाएंगे।
साउथ में भी जाएंगे। उन्होंने साउथ में केरल का एक स्टार्टअप है जाइलम, उसको 500 करोड़ रुपए में 50% पार्टनरशिप उसमें ले ली है। जाइलम को कहते हैं PW ऑफ साउथ। जब इन्होंने इसको खरीदा, उसके जाइलम के भी 30 से ज्यादा यूट्यूब चैनल थे, जिसपे 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर थे, 1 लाख से ज्यादा पेड स्टूडेंट कोर्स कर चुके हैं और 30,000 से ज्यादा लोग हाइब्रिड सेंटर में उसके साथ जुड़े हुए हैं केरल सेक्टर में। अब PW कह रहा है हम जाइलम के साथ 50-50 पार्टनरशिप करेंगे और साउथ में एक्सपेंड करेंगे। केरल में तो यही, केरल में और फैलेगा। इसके साथ अब हम तमिलनाडु भी जाएंगे, आंध्र प्रदेश भी जाएंगे और बाकी जो साउथ की स्टेट है उसको भी कवर करेंगे। और इनकी जो हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहर में ऑफलाइन सेंटर जो पाठशाला है वो ये ओपन भी कर चुके हैं। ये कहते हैं ऑनलाइन डेटा में हम देख रहे हैं बहुत सारे साउथ के बच्चे हमारे पास ऑलरेडी ऐप पे रजिस्टर्ड हैं, तो उनके लिए भी कर देंगे, क्या दिक्कत है। अब इसमें रिस्क फैक्टर दुनिया क्या करी भैया, हिंदी बेल्ट में तो फाउंडर खुद खड़ा था, फाउंडर को एक्सपीरियंस था, फाउंडर खुद पढ़ाता था, उसको बच्चों का मिजाज पता है, लोग पता है। साउथ के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, एकदम नया सेक्टर है, क्यों घुस रहे हो? वहां तो लैंग्वेज भी अलग है, माइंडसेट अलग है, सोच अलग है, वहां कैसे कैटर कर पाओगे? और वहां तो गढ़ रहे हैं, आंध्रा तो बहुत समय से आए, इंजीनियरिंग का गढ़ रहा है, तमिलनाडु मेडिकल का गढ़ रहा है, तो वहां के पुराने ऑफलाइन प्लेयर से कैसे लड़ोगे? और एक बार में इतना कंपटीशन क्यों पाल रहे हो कि इससे भी लड़ लूं, उससे भी लड़ लूं, सबसे लड़ लूं? अगर इन दोनों में आपको लग रहा है कि राहुल जी थोड़ा इसने ज्यादा कर दिया, अभी रुको जरा, तीसरे की बात कर ले पहले। तीसरा ये है कि भैया इंडिया में कर रहे थे लेकिन अब बाहर भी करेंगे, तो यूएई का एक स्टार्टअप है नॉलेज प्लेनेट, उसको खरीद लिया है। वो क्या कराता है, वहां पे जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, वहां पे जो इंडियंस रहते हैं उनके बच्चे को IIT JEE वगैरह की तैयारी कराता है, उसको भी खरीद लिया। और बोले उसके थ्रू हम GCC कंट्री जो है, कतर भी जाएंगे, दोहा भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, फिर साउथ ईस्ट एशिया भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे हम, इंटरनेशनल एक्सपेंशन करेंगे। अब बात करते हैं कि चौथी स्ट्रेटजी पे। देखो, ऑनलाइन थे, ऑफलाइन गए, हिंदी से रीजनल लैंग्वेज में गए, नेशनल से इंटरनेशनल गए, लेकिन कुल मिला के काम क्या कर रहे थे, वही इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए टेस्ट प्रिपरेशन की तैयारी, सही है ना? लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम इस पे ही क्यों रुकें, एक ही मार्केट पे क्यों डिपेंड करें, सारी रेवेन्यू यहीं से आएगी, कल को इसको कुछ हो गया तो हम अलग अलग एरिया में भी एक्सपेंड करेंगे। मतलब बोले आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है, हम करवाएंगे, हमने इसके लिए ओनली आईएएस खरीद लिया। आपको सीए की तैयारी करनी है, वो भी हम करवाएंगे। आप इंजीनियरिंग कर चुके, इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट हो गए, तो गेट सीएससी की तैयारी कर रहे हो, वो भी हम करवा देंगे। अच्छा, आप इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, सीए भी नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आप क्या कर रहे हो सर, बैंक पीओ के एग्जाम की तैयारी, हम करवा देंगे। एनडीए की तैयारी हम करवा देंगे। आप इंजीनियरिंग गेट्स कुछ नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, अदर देन जो वनडे एग्जाम होते हैं, एसएससी के एग्जाम, उसकी तैयारी हम करवा देंगे। डिफेंस में एनडीए की तैयारी हम करवा देंगे, टीचर्स ट्रेनिंग की तैयारी हम करवा देंगे, बैंक पीओ की तैयारी हम करवा देंगे। जो बच्चे अभी 9th-10th में, कि उनको 9th-10th करने के बाद आना है और ये एंट्रेंस एग्जाम के टेस्ट करने, उसको भी हम हेल्प करवा देंगे। अच्छा, आप ऑलरेडी जॉब में है, एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन आपको स्किल इंप्रूव करना है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, डोंट वरी, हमारे पास है PW स्किल। आपको कोडिंग, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग सब सिखा देंगे, टेंशन मत लो। आपको लगता है मुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी है, लंदन अमेरिका के कॉलेज में, उसकी तैयारी भी करा देंगे, आईलेट्स भी करवा देंगे। तो एक तरह से ये करके इन्होंने अपना एरिया एक्सपेंड कर दिया, इसको डी रिस्क कर दिया। पर सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इसमें आ रहा है कि भैया आप अकेले क्या क्या करोगे। वैसे इनकी स्ट्रेटजी है कि भाई हम खुद नहीं कर रहे, हम तो किसी एक्सपर्ट के साथ मिलकर ही कर रहे हैं। हमने आईएएस खुद थोड़ी करवाया, ओनली आईएएस को लिया, हमको सफलता मिली है। हमने सीए खुद थोड़ी किया, बाकी के साथ किया, उसमें हमको सफलता भी मिली है। लेकिन बाकी सब में सफलता मिल पाएगी या नहीं, इस पे जाके जो लोग हैं वो टेंशन में है कि क्या होगा, क्योंकि बाइजू ने भी ट्राई किया था, कहीं अगला बाइजू तो नहीं बन जाएंगे। पर फर्क ये है कि फिजिक्स वाला के हर नए वर्टिकल से रिजल्ट आ रहे हैं। सीए इंटर 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1, नीट 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1, गेट 2025 में 2 ऑल इंडिया रैंक 1 और 14 स्टूडेंट्स टॉप 10 में थे। जेईई मेंस में भी 2025 में 5 नेशनल टॉपर्स थे। मतलब सिर्फ एक्सपेंशन नहीं बल्कि सफलता भी मिली है। पांचवी चीज जो देखी जा रही है पीडब्ल्यू के साथ रिस्क फैक्टर के रूप में, कंट्रोवर्सी विद द टीचर। पहले तो क्या होता था भाई, टीचर सबके प्यारे, अलग सर सबके प्यारे, बाकी टीचर आए वो भी सबके प्यारे, लेकिन अभी टीचर्स में ही आपस में कुछ कंट्रोवर्सी होने लग गई है। 2023 में 3 पीडब्ल्यू के टीचर, तरुण कुमार, मनीष दुबे, सर्वेश दीक्षित, इन्होंने ऑफिशियली कहा कि जी पीडब्ल्यू अपने मिशन से भटक गया है, ये पैसे भी ज्यादा चार्ज करने लग गया है और एक क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं दे रहा, स्पेशली ऑफलाइन में तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो हम इसी बात पे छोड़ के जाते हैं। तो बकायदा पॉपुलर टीचर्स चैनल पे आके अगर ये कह दे तो एक नेगेटिविटी डेंट लगता है। फिर किसी दूसरे टीचर ने कहा जी अट्टा 24/7 है, इसका कंपटीशन है, उन्होंने इनको 5-5 करोड़ रुपए दिए हैं ये करने के लिए, तो उन्होंने इस पे रिश्वत का आरोप लगा दिया। फिर वो टीचर्स ने एक और वीडियो बना दिया, उसमें वो इमोशनल हो गए, रोने लग गए। तो कुछ लोगों ने कहा भाई ये हो क्या रहा है भाई साहब,
पीडब्ल्यू ने ऑफिशियल स्टैंड कहा कि भाई हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ बोलना ही नहीं है, ये फालतू का डिस्ट्रैक्शन है, बच्चों तुम तो पढ़ाई पे ध्यान दो। कोई ऑफिशियल प्लान नहीं आया। बस अलक पांडे जी ने एक बार कहा कि भाई तुम एक बात का भरोसा रखो कि कोर्स हमेशा 5,000 से नीचे रहेंगे, हमेशा अफोर्डेबल रहेंगे। एक कंट्रोवर्सी हुई कि पीडब्ल्यू के एक टीचर ने जाति सूचक कुछ शब्द बोल दिया, उसको लेके कंट्रोवर्सी हो गई, फिर उनको माफी मांगनी पड़ी। तो एक बार कोई टीचर लाइव क्लास ले रहा था तो स्टूडेंट वहां पहुंच गया, लाइव क्लास में बदतमीजी करने लग गया। तो ये सारी चीजें बता रही है कि भैया देखो, एक सेंटर, 2 सेंटर या 2-5 टीचर तक बात चल रही थी, पर अगर इतने टीचर फैल गए हैं, इतने सेंटर है और इतना एक्सपेंशन है, तो ऐसी घटनाएं होती रहेगी। और अभी ये घटना मान लो हो रही है तो ठीक है, बात हुई, कंट्रोवर्सी हुई, 2 दिन नहीं चली गई। बाद में कंपनी लिस्टेड होने के बाद ऐसी कोई भी घटना सीधा मार्केट कैप पैसा डालेगी, 2-5 करोड़ तो यूं ही ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो इसको कंट्रोल करना फिजिक्स वाला के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि यार इसको कैसे कंट्रोल करें कि इस तरह की कंट्रोवर्सी आगे से भविष्य में ना आए। छठा पॉइंट जिसके बारे में रिस्क की बात की जा रही है कि भैया लॉस बढ़ते ही जा रहे हैं। यार 2022 में 98 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर अगले साल तुमने 84 करोड़ का लॉस बता दिया, फिर तुमने 1158 करोड़ का लॉस बता दिया। अजी कर क्या रहे हो? तो कंपनी बोली भैया अकाउंटिंग लॉस है यार, तुम बात को समझो। कोचिंग मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीचर, कि भैया जिसके पास बढ़िया टीचर उसके पास ज्यादा स्टूडेंट आएंगे। अब टीचर को देने पड़ते हैं मोटे पैसे, तो टीचर को पैसे देने का ऐसा नहीं कि सारा कैश में दे दिया, कुछ ईसोप भी दिए जाते हैं। मान लो कोई बहुत बढ़िया टीचर है तो उसको कहा टीचर साहब आपको मिलेंगे 25 करोड़ रुपए, पर 25 करोड़ रुपए नकद नहीं देंगे, 5 करोड़ रुपए तो आपकी सैलरी जो कि आपको नकद हर साल मिलेगी, 20 करोड़ रुपए के आपको शेयर दे रहे हैं। ये शेयर ऐसा है कि भाई आपको शेयर दिए तो हैं, आज हमने शेयर दे दिए, आप इसको आज नहीं बेच सकते, आपको 2 साल 3 साल इसको होल्ड करना पड़ेगा, 3 साल के बाद आप इसको बेच लेना, आपके खाते में 20 करोड़ आ जाएंगे। तो इस बहाने क्या है, टीचर 2-3 साल रुक भी जाएगा। तो टीचर को रोक भी लिया, टीचर को पैसे भी दे दिए, अच्छा टीचर भी आ गया। अब कंपनी कह रही है देखो हम ऑफिशियली तो 5 करोड़ रुपए तो देंगे इसको, लेकिन जब अकाउंट में एंट्री होगी तो 25 करोड़ की होगी। तो कहने को ये 20 करोड़ का लॉस दिखेगा, पर ये लॉस थोड़ी, हमने अभी शेयर दिया है, पैसा थोड़ी दिया है। तो कंपनी के अकॉर्डिंग 2023 में 9 करोड़ का प्रॉफिट था, पर ये ईसोप वगैरह एडजस्ट करने के चक्कर में 84 करोड़ का लॉस बुक किया। 2024 में जब टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर चला गया तो गवर्नमेंट के कुछ अकाउंटिंग के नियम होते हैं कि 1000 करोड़ से नीचे हो तो ऐसे अकाउंटिंग करो, 1000 करोड़ से ऊपर हो तो ऐसे अकाउंटिंग करो। तो उस अकाउंटिंग के चक्कर में कुछ हमको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ी, तो कुछ शेयर्स वगैरह थे जो हमने दिए, उसकी वैल्यूएशन बढ़ानी पड़ी, तो 756 करोड़ की एंट्री हमें डालनी पड़ी, एज अ खर्चा बुक करना पड़ा। वो खर्चा नहीं है, उसे वैल्यूएशन बढ़ा है, तुम्हारी जेब से पैसा नहीं गया, लेकिन 756 करोड़ लॉस बुक करना पड़ा। तो ये लॉस वो लॉस है। उसके अलावा 151 करोड़ रुपए वही ईसॉप वाली एंट्री और है। तो ये कह रहे हैं जो 1180 करोड़ का लॉस तुमको दिख रहा है, 756 ये पकड़ लो, 150 ये पकड़ लो, 900 करोड़ तो कागज में, एक्चुअल थोड़ी है। और कुछ लॉस ऐसा भी दिख रहा है कि भाई हमने नई नई कंपनियां खरीदी, जैसे जाइलेम में पैसा लगाया, नॉलेज प्लेनेट में लगाया, और चीजें खरीद रहे हैं, तो वो जो पैसा है वो तो वन टाइम पैसा है, वो तो पैसा आज लगा है, बैलेंस शीट में आज गया, वो तो अगले साल से तो प्रॉफिट भी तो देगा भाई साहब, उसको क्या गिन रहे हो। और अभी ऑफिशियल फिगर आउट नहीं है, पर जो कहा जा रहा है कि भाई अब की बार भी रेवेन्यू 3000 करोड़ हो गया है और लॉस 80% तक कट गया है। तो कितना कटा है वो तो अभी फाइलिंग होगी जब पता पड़ जाएगा। तो रियलिटी क्या है वो तो आईपीओ आएगा जब भी देखेंगे। 7वां पॉइंट आता है हाई वैल्यूएशन। भैया एक कंपनी जो मात्र 5 साल पुरानी है, बच्चों को ऑनलाइन क्लास ही तो पढ़ा रही है, ऐसा क्या हो गया कि 40,000 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई। और एडटेक सेक्टर में पहले भैया फंडिंग के टाइम पे खूब वैल्यूएशन देते हैं, बाइजू को 22 बिलियन तक पहुंचा दिया था जी, 2 लाख करोड़ की कंपनी बना दी, अभी कहाँ है, 2000 करोड़ की भी नहीं है। बोले यार कागजों में वैल्यूएशन बढ़ा देते हो, कागजों में गिरा देते हो, हम क्या करें। प्राइवेट सेक्टर में करो जो कर लो, पर आईपीओ जब आ रहा है तो इन्वेस्टर तो पूछेगा ना कहां से आया भाई। लेकिन अभी इसके वैल्यूएशन पे डिटेल में बात नहीं करते, इनका जब आईपीओ आएगा, जब आरएचपी फाइल होगा, तब एक एक फिगर पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे और एक वीडियो दोबारा करेंगे कि ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है कि नहीं है, इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। क्योंकि भाई एस्टिमेट ही तो है, अपन 40,000 करोड़ बोल रहे हैं, क्या पता आईपीओ 30,000 पे आएगा कि 50 पे आएगा, क्या पता। तो फिगर कंफर्म होने दो, कंफर्म वीडियो बनाएंगे। अब बात करते हैं फाइनल थॉट पे, कंक्लूजन पे। मुझे क्या लगता है करंट स्ट्रेटजी जो एक्सपेंशन की है, कंपनी का लॉजिक है, कंपनी कह रही है देखो हमारा लॉजिक भी तो समझो भाई, हमारा ऑडियंस बेस लिमिटेड है, हमको ऑडियंस बेस बढ़ाना है, इंजीनियर को कितना बेचेंगे, कैसे ग्रोथ कर लेंगे, इसलिए हम तो रेवेन्यू के सोर्स बढ़ा रहे हैं, हमारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट बढ़ा रहे हैं, हमारी ऑडियंस बढ़ा रहे हैं, और प्लस हम खुद को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। आज इंजीनियरिंग का ट्रेंड है, हमारी ग्रोथ हो रही है, कल को ट्रेंड चला गया तो हमने मेडिकल भी पकड़ लिया, यूपीएससी पकड़ लिया, तो इसका फायदा है कि कल को कोई सेक्टर ऊपर नीचे जाएगा तो हम दूसरे से कवर कर लेंगे। ये हमारी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी है, ये रेवेन्यू बढ़ाने की स्ट्रेटजी है, ऑडियंस बढ़ाने की स्ट्रेटजी है, प्लस हम क्रॉस सेल अपसेल कर लेंगे। जो बच्चा है उसको हम कोर्स में डाल देंगे, जो इंजीनियर बन जाएगा तो उसको स्किल में डाल देंगे, और अगर वो इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ करेगा तो वह कर लेंगे। हम चाहते हैं बच्चा स्कूल से लेके कॉलेज से लेके करियर तक सारे ऑप्शन हम ही दे दें। तो कंपनी का विजन
ठीक लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, हो जाता है तो और ही अच्छी बात है, ग्रेट, मजा आ जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि बहुत ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे। यही सारा काम जो 2 साल में हुआ, अगर अगले 20 साल में धीरे धीरे हौले हौले होता कि ठीक है अगले 5 साल ऑफलाइन में पकड़ जमाई, फिर अगले 5 साल लैंग्वेज में पकड़ जमाई, फिर 10 साल बाद निकले इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे, तो समझ में आता कि एक सॉलिड कंपनी बिल्ड हो रही है। पर सारा काम इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है तो डर लगता है। लेकिन जो काम धीरे धीरे करे उसको स्टार्टअप थोड़ी कहेंगे। अच्छा, अगर तेज स्पीड में करना है, अग्रेशन करना है, तो अग्रेशन अपने फील्ड में दिखाओ। आप हिंदी बेल्ट में खूब अग्रेसिव हो जाओ, इंजीनियरिंग में खूब अग्रेसिव हो जाओ, ऑनलाइन में खूब अग्रेसिव हो जाओ। लेकिन तुम अपने कोर को छोड़ के अग्रेसिव हो रहे हो। जो चीज पता नहीं है उसको एक्सपेरिमेंट नहीं, ट्राई नहीं, सीधी दौड़ मचाई जा रही है, उससे थोड़ा डर लग रहा है। कंपनी का एक और लॉजिक है, नहीं भैया हम थोड़ी कर रहे खुद, हम तो उन्हीं के एक्सपर्ट से करा ले। मलयालम में हम थोड़ी गए, मलयालम में मलयालम का एक्सपर्ट है, वहां पे वहां का एक्सपर्ट है, हम बाकी एक्सपर्ट से काम करा रहे हैं, हम खुद सही में नहीं घुस रहे। लेकिन उसमें आता है कि यही प्रयास किया तो वैजू ने भी था, फेल हो गया ना। और भैया हर काम में अलग एक्सपर्टीज चाहिए। 10वीं के बच्चे के लिए अलग एक्सपर्टीज चाहिए, प्रोफेशनल के लिए अलग चाहिए, बाहर वाले के लिए अलग चाहिए। दुबई वाले का सिलेबस ही अलग है, अपना सिलेबस ही अलग है, कैसे करोगे? तो पॉइंट ये था कि जिस एडवांटेज के दम पे पीडब्ल्यू बना कि अलग सर खड़े हैं साहब, अफोर्डेबल प्राइसिंग रख रखी है, फ्री की मार्केटिंग मिल रही है, ये सारी चीजें इनमें नहीं मिलेगी। वहां कोई अलग सर आपको नहीं मिल रहे, वहां कोई फ्री की मार्केटिंग नहीं मिल रही। तो अगर बाकी सब सेक्टर में प्राइस बढ़ा के महंगा कर दिया कॉम्पिटिटर के बराबर, तो पीडब्ल्यू का ब्रांड खराब हो गया। और वहां सब सस्ता कर दिया तो लड़ेंगे कैसे? तो भैया बात ऐसी है कि पीडब्ल्यू की कहानी में होगा क्या, प्लस होगा माइनस होगा, ये कहना जल्दीबाजी है। अभी तो वेट एंड वॉच की स्थिति है। दिल की बात करूं तो अलग सर के लिए रेस्पेक्ट है, क्या चीज बनाई, क्या विजन रखा, क्या बिजनेस क्रिएट किया है, मजा आ गया। आम आदमी, आम स्टूडेंट जिसको एजुकेशन नहीं थी उसको अफोर्डेबल कराई, वेरी गुड इनिशिएटिव। इनसे इंस्पायर होकर कई लोगों ने पढ़ना चालू किया, कईयों ने पढ़ाना चालू किया, कईयों ने कंपनी खोली। इसलिए इनको फुल सपोर्ट है, फुल थैंक्स है आपने ऐसा किया। और मैं तो दिल खोल के चाहता हूं कि ये जो भी कर रहे हैं भगवान इनको भरपूर सफलता दे। लेकिन दिमाग ये कह रहा है कि ऐसा आज के पहले कभी हुआ नहीं है। तो ज्यादा करने के चक्कर में, सब कुछ करने के चक्कर में, जल्दी करने के चक्कर में जो बना है वो न बिगड़ जाए। क्योंकि